मेरे प्यारे देशवासियों, आज़ादी के इस पावन पर्व पर 125 करोड़ देशवासियों को, विश्व में फैले हुए सभी भारतीयों को लाल किले की प्राचीर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी का ये पर्व 70वां वर्ष, एक नया संकल्प, नया उमंग, नई ऊर्जा, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पर्व है। आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे लक्षावधि महापुरुषों का बलिदान है, त्याग और तपस्या की गाथा है। जवानी में फांसी के फंदे को चूमने वाले वीरों की याद आती है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, अनगिनत महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अविरत संघर्ष किया, और उसी का नतीजा है कि आज हमें स्वराज में आजादी की सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत एक चिर पुरातन राष्ट्र है। हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत है। वेद से विवेकानंद तक, उपनिषद से उपग्रह तक, सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक, महाभारत के भीम से लेकर के भीमराव तक एक लंबी हमारी इतिहास की यात्रा है, विरासत है। अनेक उतार चढ़ाव इस धरती ने देखे हैं, अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये यात्रा 70 साल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। अब हम सबका दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वराज ऐसे नहीं मिला है। जुल्म बेशुमार थे, लेकिन संकल्प अड़िग थे। हर हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन का सिपाही था। हर एक का जज्बा था देश आजाद हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य न मिला हो,
लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था, महात्मा जी का नेतृत्व था, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी, और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ है। लेकिन अब स्वराज्य को सुराज्य में बदलना, ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर स्वराज बलिदान के बिना नहीं मिला है, तो स्वराज भी त्याग के बिना, पुरुषार्थ के बिना, पराक्रम के बिना, समर्पण के बिना, अनुशासन के बिना संभव नहीं होता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों के सुराज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी विशेष जिम्मेवारियों की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना होगा। पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सुराज की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा, अपनी जिम्मेवारियों को परिपूर्ण करना होगा, और तब जाकर के भारत सुराज्य के सपने को पाने में और अधिक देर नहीं करेगा। ये बात सही है। देश के सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन ये हम न भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। भाइयों बहनों, एक समय था हमारे यहां सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज सरकार आक्षेपों से घिरी नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं से घिरी हुई है। और जब अपेक्षाओं से घिरी रहती है तब ये बात का संकेत होता है कि जब आशा हो, भरोसा हो, उसी की कोख से अपेक्षाएं जन्म लेती है, और अपेक्षाएं सुराज की ओर जाने की गति को तेज करती हैं, नए प्राण पूरती हैं, और संकल्पों की पूर्ति नित्य निरंतर होती रहती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों के लिए इस स्वराज की यात्रा, आज जब मैं लाल किले की प्राचीर से आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत स्वाभाविक है कि सरकार क्या कर रही है, देश के लिए क्या हो रहा है, देश के लिए क्या होना चाहिए, इन बातों की चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। मैं भी बहुत बड़ा लंबा सरकार के कार्यकाज का हिसाब आपके सामने रख सकता हूं, बहुत सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। 2 साल के कार्यकाल में अनगिनत इनिशिएटिव, अनगिनत काम, लेकिन अगर उस ब्यौरा देने जाऊंगा मैं
तो पता नहीं हफ्ते भर मुझे लाल किले की प्राचीर से बोलते रहना पड़ेगा। और इसलिए मैं उस मोह के बजाय आज कार्य की नहीं, इस सरकार की कार्य संस्कृति के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कभी कभी कार्य का तो लेखा जोखा करना सरल होता है, लेकिन कार्य संस्कृति को जब तक गहराई में न जाए, जानना, समझना, पहचानना सामान्य मानवी के लिए सरल नहीं होता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं सिर्फ नीति की नहीं, नियत की भी और निर्णय की भी बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों, सिर्फ दिशा नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण का मसला है। सिर्फ रूपरेखा नहीं, ये रूपांतरण का संकल्प है। ये लोक आकांक्षा, लोकतंत्र और लोक समर्थन का त्रिवेणी धारा है। ये मति भी है, ये सहमति भी है, ये गति भी है और प्रगति का एहसास भी है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज जब सुराज की बात करता हूं, तब सुराज का सीधा सीधा मतलब है हमारे देश के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाना। सुराज का मतलब है शासन सामान्य मानवी के प्रति संवेदनशील हो, जिम्मेवार हो और जन सामान्य के प्रति समर्पित हो। और तब जाकर के गुड गवर्नेंस पर बल देना होता है। हर किसी के दायित्व को टटोलते रहना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये उसकी जड़ में होनी चाहिए, वहीं से रसकस प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, शासन संवेदनशील होना चाहिए। हमें याद है कि वो भी एक दिन थे जब किसी बड़े अस्पताल में जाना हो तो कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एम्स में लोग आते थे, 2-2, 3-3 दिन बिताते थे, तब जाकर के कब उनको जांचा परखा जाएगा उसका तय होता था। आज उन सारी व्यवस्थाओं को हम बदल पाए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, तय समय पर पेशेंट आए तो उसका काम शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। और हम इसको आरोग्य के क्षेत्र में देशव्यापी एक कल्चर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज सरकार के बड़े बड़े 40 से अधिक अस्पतालों में इस व्यवस्था को किया है, लेकिन इसका मूल मंत्र शासन संवेदनशील होना चाहिए। भाइयों बहनों, शासन उत्तरदायी होना चाहिए। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होता है तो जन सामान्य की समस्याएं ऐसे की ऐसी लटकी रहती है। बदलाव कैसे आता है? टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक समय था रेल टिकट, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को रेल टिकट का संबंध आता है, रेल से संबंध आता है, गरीबों का संबंध आता है। पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी से 1 मिनट में
सिर्फ 2000 टिकट निकल पाती थी, और वो भी जो उस जमाने में जिसने देखा होगा वो चक्कर घूमता रहता था, पता नहीं कब वेबसाइट खुले। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज 1 मिनट में 15,000 रेल टिकट मिलना संभव हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सामान्य मानवीय की आवश्यकता और अपेक्षाओं के लिए किस प्रकार के कदम उठाती है, सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए। सारे देश में एक वर्ग है, खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको जब मिलो कभी कभी वो पुलिस से ज्यादा इनकम टैक्स वालों से परेशान हुआ करता है। स्थिति मुझे बदलनी है और मैं लगा हूं, बदल के रहूंगा। लेकिन एक समय था जब सामान्य ईमानदार नागरिक अपना इनकम टैक्स में पैसा देता था और बेचारा केयरफुली 2 रुपया ज्यादा ही दे देता था। उसको लगता था भाई पीछे से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक बार सरकारी खजाने में धन आ गया तो रिफंड लेने के लिए उसको चने चबाने पड़ते थे, सिफारिश लगानी पड़ती थी, और महीनों तक नागरिक के हक का पैसा सरकारी खजाने से जाने में टालम टोल हुआ करता था। आज हमने ऑनलाइन रिफंड देने की व्यवस्था की। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आज रिफंड मिलना शुरू हो गया। जो आज मुझे टीवी पर सुनते होंगे उनको भी यह बात ध्यान में आती होगी, हाँ भाई मेरा रिफंड तो सीधा सीधा मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया, आ गया था। तो ये उत्तरदायी और जवाबदेही, इन सारे जो प्रयास होते हैं उसका परिणाम है। शासन में सुराज के लिए पारदर्शिता को बल देना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आज समाज में पहले से एक विश्वव्यापी संपर्क संबंध धीरे धीरे सहज बनता जा रहा है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपना पासपोर्ट हो, पहला जमाना था साल में करीब 40 लाख 50 लाख पासपोर्ट के लिए अर्जियां आती थी। आजकल 2-2 करोड़ लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। भाइयों बहनों, पहले पासपोर्ट पाने में अगर सिफारिश नहीं है तो 4-6 महीने तो यूं ही जांच पड़ताल में चले जाते थे। हमने उस स्थिति को बदला और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि करीब हफ्ते 2 हफ्ते में नागरिकों के हक में जो पासपोर्ट है उसको पहुंचा दिया जाता है। और पारदर्शिता, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई टालम टोल की जरूरत नहीं। आज मैं कह सकता हूं सिर्फ 2015-16 में 1.25 करोड़ पासपोर्ट इतने कम समय में देने का हमने काम किया है। सुराज में शासन में दक्षता भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, और इसलिए हमारे यहां पहले किसी कंपनियों को अपना कोई कारखाना लगाना है, कारोबार करना है तो अप्लाई करते थे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम था, वो देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन 6-6 महीने तो यहीं निकलते जाते थे। भाइयों बहनों, अगर दक्षता लाई जाए तो उसी सरकार, वही नियम, वही मुलाजिम, वही कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम आज 24 घंटे में करने के लिए सज्ज हो गए हैं और कर रहे हैं। अकेले पिछले जुलाई में 900 से ज्यादा ऐसे रजिस्ट्रेशन का काम उन्होंने कर दिया। भाइयों बहनों, सुराज्य के लिए सुशासन भी जरूरी है, गुड गवर्नेंस भी जरूरी है, और उस गुड गवर्नेंस के लिए
हमने जो कदम उठाए, मैंने पिछले बार यहां लाल किले से कहा था कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकार के इन पदों को इंटरव्यू से बाहर कर देंगे, मेरिट के आधार पर उसको जॉब मिल जाएगा। हमने करीब करीब 9,000 पद ऐसे खोज के निकाले हैं और जिसमें हजारों लाखों लोगों की भर्ती होनी है। अब इन 9,000 पदों पर कोई इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं होगी। मेरे नौजवानों को इंटरव्यू देने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार और दलालों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और इस काम को लागू कर दिया गया है। भाइयों बहनों, देश एक समय था कि सरकार को योजना घोषित करे, सिर्फ इतना बता देंगे करेंगे तो सामान्य मानवी संतुष्ट हो जाता था, उसको लगता था चलिए अब होगा कुछ। एक समय आया जब योजना का ड्राइंग आए नहीं तब तक लोग अपेक्षा करते थे, भाई बताओ प्लान बताओ। फिर समय आया कि जरा बजट बताओ, लोग मांगते थे। आज 70 साल में देश का मन भी बदला है। वो योजनाओं की घोषणा से संतुष्ट नहीं होता है, प्लान दिखाने से संतुष्ट नहीं होता है। उसको बजट प्रोविजन कर दिया तो वो मानने को तैयार नहीं है। वो तब मानता है जब धरती पर चीजें उतरती हैं, तब मानता है। और धरती पर हम पुरानी रफ्तार से चीजों को नहीं उतार सकते। हमें अपने काम की रफ्तार को तेज करना पड़ेगा, गति को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहते हैं। हमारे देश में ग्रामीण सड़क हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले। काम बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष ध्यान देकर के इसको शुरू किया था और बाद में भी सरकार ने इसको कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। हमने उसमें गति देने का प्रयास किया है। पहले एक दिन में 70-75 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था। आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं। ये गति आने वाले दिनों में सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। हमारे देश में ऊर्जा और उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर हमारा बल है। एक समय था जो हमारे देश में इतने सालों में आजादी के बाद विंड एनर्जी में काम हुआ, पवन ऊर्जा में काम हुआ। पिछले एक साल के भीतर भीतर करीब करीब 40% उसमें हमने वृद्धि की है। ये है उसकी गति का मायना। सोलर एनर्जी, पूरा विश्व सोलर एनर्जी की ओर बल दे रहा है। हमने 116% बढ़ोतरी की है। ये बहुत बड़ा, ये इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा हाई जंप है। हम चीजों को उसके क्वांटम की दृष्टि से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में हमारी सरकार बनने के पहले अगर ऊर्जा का उत्पादन है तो ऊर्जा पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए और अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था चाहिए। हमारी सरकार बनने के पहले के 2 साल, हमारे पूर्व के 2 साल, एक दिन में, एक साल में करीब 30-35 हजार किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन डाली जाती थी। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज ये काम करीब करीब 50,000 किलोमीटर हमने पहुंचाया है। ये गति बढ़ाने का काम किया है। अगर पिछले 10 साल का रेल लाइन कमीशनिंग की बात करें, और कमीशनिंग का मतलब होता है ट्रेन चलने योग्य हो जाना, सारे ट्रायल पूरे हो जाना। पहले 10 साल में 1500 किलोमीटर का हिसाब था और आज मुझे 2 साल में 3500 किलोमीटर का काम करने में हम सफल हुए। ये गति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों,
आज आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो भी लीकेजेस उसको रोक करके काम करने पर हम बल दे रहे हैं। पहले की सरकार में सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने में करीब 4 करोड़ लोगों को जोड़ा पाया था। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि 4 करोड़ पर काम वहां हुआ था, आज हमने 70 करोड़ नागरिकों को आधार और सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम पूरा कर दिया है और जो बाकी है उनको भी पूरा करने का काम चल रहा है। हमारे यहां मध्यम वर्ग का मानवी हो, सामान्य मानवी हो, उसको आज जैसे कार घर में हो उसको प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। एक वक्त था कि घर में गैस का चूल्हा हो तो उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक समाज में स्टेटस के रूप में माना जाता था। देश आजाद होने के 60 साल के दरमियान ये रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। कहां 60 साल के 14 करोड़ और कहां 60 सप्ताह के 4 करोड़। ये गति है जो सामान्य मानव की जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ में आज बदलाव लाने के लिए संभव हुआ है। हमने कानूनों की जंजालों की सफाई का भी काम आरंभ किया है। कानूनों का बोझ सरकार को भी, न्यायपालिका के लिए भी और नागरिक के लिए भी उलझने पैदा करता रहता है। हमने खोजबीन करके करीब 1700 ऐसे कानून निकाले हैं। 1250 करीब ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा उसको निरस्त कर दिए हैं और बाकियों को भी निरस्त करने की दिशा में जाकर के उस सफाई अभियान को भी हम चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कभी कभी देश में एक स्वभाव बन गया था कि ये काम तो हो सकता है, ये काम तो नहीं हो सकता है, भाई अभी तो नहीं होगा, कभी होगा तो पता नहीं। निराशा ये हमारा मिजाज बनता जा रहा था। इसको ब्रेक थ्रू करना, शासन में ऊर्जा भरना, और जब कोई सिद्धि दिखती है तो उत्साह भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है, संकल्प भी बड़ा शार्प हो जाता है और परिणाम भी निकट नजर आने लग जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक प्रकार से असंभव काम था। इतने सालों से बैंक थी, सरकारें थी, राष्ट्रीयकरण हो चुका था, लेकिन सामान्य व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाता था। भाइयों बहनों, 21 करोड़ परिवारों को, 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ। और यह संभव ये सरकार के खजाने में, सरकार की क्रेडिट का विषय नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और इसलिए मैं इस काम को करने के लिए मेरे 125 करोड़ देशवासियों का नमन करता हूं। आज हिंदुस्तान के गांवों में नारी गौरव का अभियान, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, खुले में शौच बंद होना चाहिए, गांव में टॉयलेट बनना चाहिए। पहली बार जब मुझे लाल किले की प्राचीर से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, उस दिन मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया था कि मेरा देश ऐसे कैसे हो सकता है। आज मैं कह सकता हूं कि इतने कम समय में हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं। 70,000 से अधिक गांव आज खुले में शौच जाने की परंपरा से मुक्त हो चुके हैं। सामान्य जीवन में बदलाव लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से मैंने पिछले साल कहा था कि 1000 दिन में हम उन 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं,
उन्होंने अब तक बिजली नहीं दी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए वो मजबूर हुआ करते थे। हमने बीड़ा उठाया, असंभव को संभव करने का संकल्प किया, और आज मुझे खुशी के साथ कहना है 1000 दिन में अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, आधे से भी काफी दूर है। उसके बाद भी 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई है। और मुझे बताया गया कि उनमें से कई गांव हैं जो आज पहली बार टीवी पर ये भारत के आजादी के जश्न को वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं उन गांवों को भी आज यहां से विशेष शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हम यात्रा करें तो 3 घंटे लगेंगे। दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर हाथरस इलाके में एक गांव नगला फटेला, ये नगला फटेला 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 3 घंटे, लेकिन बिजली को पहुंचने में 70 साल लग गए मेरे भाइयों बहनों, 70 साल। और इसलिए हमने उन कामों पर, हम किस कार्य संस्कृति से काम कर रहे हैं, इसका मैं परिचय करवा रहा हूं। भाइयों बहनों, एलईडी बल्ब विज्ञान ने, अनुसंधान करने वालों ने हर नागरिक की भलाई के लिए उसको विकसित किया, लेकिन भारत में 350 रुपये में एलईडी बल्ब बिकता था। कौन खरीदेगा? और सरकार को भी लगता था कि भाई ठीक है, ये तो हो गया, कोई काम करता होगा। बात ऐसे नहीं चलती। अगर एलईडी बल्ब से हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, पर्यावरण में बदलाव लाया जा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, तो फिर सरकार ने उसमें कोशिश करनी चाहिए। सरकार का स्वभाव रहता है, जहां टांग न अड़ानी चाहिए वहां अड़ा देता है, और जहां अड़ानी चाहिए वहां अड़ा नहीं देता, भाग जाता है। ये स्थिति, ये कार्य संस्कृति बदलने का हमने प्रयास किया है। और इसलिए 350 रुपये में बिकने वाला बल्ब, सरकारी इंटरवेंशन का परिणाम यह हुआ कि आज हम 50 रुपये में वो बल्ब बांट रहे हैं। कहां 350 और कहां 50। मैं ये पूछना नहीं चाहता हूं ये रुपये कहां जाते थे, लेकिन 13 करोड़ बल्ब अब तक बांटे गए हैं। हमारे देश की राजनीति लोकरंजक बन गई है, लोकरंजक अर्थनीति की बन चुकी है। अगर सरकारी खजाने से उसको हर बल्ब के पीछे 300 रुपया दिया गया होता तो वाहवाही होती, ये अच्छा प्रधानमंत्री हैं, हमारी जेब में 300 रुपया डाल दिया। लेकिन हमने 50 रुपए में बल्ब दे करके उसके हजारों रुपये बचाने में मदद की है। 13 करोड़ बल्ब बढ़ चुके हैं, 77 करोड़ बल्ब बांटने का संकल्प है। और मैं आज देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप भी अपने घर में एलईडी बल्ब लगाइए, साल भर का 250, 300, 500 रुपया बचाइए और देश की ऊर्जा बचाइए, देश के पर्यावरण को बचाइए। जिस समय 77 करोड़ एलईडी बल्ब लग जाएंगे, हिंदुस्तान का 20,000 मेगावाट बिजली बच जाएगी। और जब 20,000 मेगावाट बिजली बचेगी, मतलब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया बच जाएगा। भाइयों बहनों, आप अपने घर में एक एलईडी बल्ब लगा करके देश के 1.25 लाख करोड़ बचा सकते हैं। 20,000 मेगावाट बिजली बचा करके हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। हम देश के पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और यह सामान्य मानवी दे सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने उस दिशा में काम किया, असंभव से संभव काम। आपको मालूम है, हम ऊर्जा पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर विश्व के अन्य देशों पर निर्भर है, और इसके कारण लंबे काल के एग्रीमेंट हुए हैं ताकि हमें लंबे अरसे तक निश्चित दाम से चीजें मिलती रहे। कतर के साथ गैस का हमारा एग्रीमेंट
2024 तक का है, लेकिन दाम इतने हैं कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महंगा पड़ता है। हमारे विदेश नीति के संबंधों का परिणाम यह आया कि कतार के साथ फिर से बात की। जो एग्रीमेंट हो चुका था, जो कतार का हक था, 2024 तक हम उस भाव से गैस लेने के लिए बंधे हुए थे, हमने उनसे वार्ता की और मैं आज संतोष के साथ कहता हूं, असंभव भी वो संभव हो गया और उन्होंने अपने दाम को रीनेगोशिएट किया और हिंदुस्तान के खजाने से 20,000 करोड़ रुपया बच जाएगा। 20,000 करोड़ रुपया वो लेने के हकदार थे, लेकिन हमारे संबंधों का रूप बना है, हमारी नीतियों के स्वरूप बना है कि जिसके कारण हम उसको कर पाए। चाबहार का पोर्ट जो मध्य एशिया के साथ हमें जोड़ने के एक अहम कड़ी है, सब सरकारों में लगातार बातें होती रही, प्रयास होते रहे। आज मुझे वो असंभव काम को संभव करते देख संतोष हो रहा है। जब ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर के चाबहार पोर्ट के निर्माण के लिए कदम उठाने की दिशा में नक्कर योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तब असंभव काम संभव हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, एक बात जिसको मैं इस विषय में आपसे कहना चाहूंगा, जो सामान्य मानवीय से जुड़ी हुई है, वो है महंगाई। ये बात सही है कि पहले की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया है कि 4% 2 प्लस माइनस के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में रिजर्व बैंक कदम उठाए। इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बैलेंस की जो चर्चाएं होती थी, उसे ऊपर उठ करके भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल देश में अकाल रहा। सब्जियों के दाम पर अकाल का प्रभाव तुरंत होता है, मार्केट की कमी का प्रभाव होता है, उसके कारण कुछ दिक्कतें जरूर आई। 2 साल के अकाल के कारण दाल के उत्पादन की गिरावट भी चिंता का विषय बना। लेकिन भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी अगर जिस प्रकार से पहले महंगाई बढ़ती थी, अगर उसी रफ्तार से बढ़ी होती तो पता नहीं मेरे देश के गरीब का क्या होता। इसको रोकने में हमने भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये सरकार अपेक्षाओं से घिरी सरकार है। आपकी, मेरे देशवासियों, अपेक्षाएं स्वाभाविक है, लेकिन मैं उस दिशा में प्रयत्न करने में कोई कोताही नहीं बरतने दूंगा। जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करता रहूंगा और गरीब की थाली को महंगी नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह देश गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। देश के लिए बलिदान की गाथा, सिख गुरुओं की परंपरा, यह देश कैसे भूल सकता है। और जब गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात बड़े अच्छे ढंग से कही। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, जिस हाथ ने कभी सेवा न की हो, जिस हाथ में कभी कोई काम न हुआ हो, जो हाथ मजदूरी से मजबूत न हुए हो, जिन हाथों को काम करते करते हाथे में गांठें न बन गई हो, उस हाथ को मैं पवित्र हाथ कैसे मान सकता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे। आज जब गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब मैं मेरे किसानों को याद करता हूं। उनसे बढ़कर पवित्र हाथ किसका हो सकता है, उससे बढ़कर पवित्र हृदय किसका हो सकता है। उसके बिना
पवित्र मकसद किसा हो सकता है। मैं मेरे किसान भाइयों को 2 साल के अकाल के बावजूद भी देश के अर्थ के अन्न के भंडार भरने के लिए उन्होंने जो निरंतर प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सूखे की स्थिति बदली, इस बार वर्षा अच्छी हो रही है। कहीं कहीं पर अधिक वर्षा के कारण तकलीफ भी हुई है। जिन राज्यों को, जिन नागरिकों को तकलीफ हुई है, भारत सरकार पूरी तरह उनके संकट के समय उनके साथ है। लेकिन मेरे किसान भाइयों को आज मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हमारे देश में दलहन की कमी महसूस कर रहे हैं, हमारा किसान दूसरे क्रॉप पर चला गया था, लेकिन जहां भारत के सामान्य मानवी की दाल की मांग बढ़ी, आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि इस बार बुआई में मेरे किसानों ने दाल की बुआई 1.5 गुना कर दी, 1.5 गुना कर दी है। दाल के संकट को मिट करने के लिए, उससे रास्ता खोजने में मेरा किसान आगे आया है और मैं किसान का अभिनंदन करता हूं। हमने दाल के लिए एमएसपी तय किया है, हमने दाल के लिए बोनस निकाला है, हमने दाल के द्वारा उसको परचेज करने की व्यवस्था का सुप्रबंधन किया है और इसलिए अब किसान को दाल के लिए भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसका लाभ भी बहुत बड़ा होगा। भाइयों बहनों, मैं जब कार्य संस्कृति की बात कर रहा था तो ये बात साफ है कि हम चीजों को टुकड़ों में नहीं देखते हैं, हम चीजों को एक समग्रता में देखते हैं, इंटीग्रेटेड देखते हैं। और इंटीग्रेटेड चीजों के तहत सिर्फ एग्रीकल्चर लीजिए, हमने किस प्रकार से ऐसी कार्य संस्कृति को विकसित किया है जिसकी एक पूरी चेन कितना बड़ा परिणाम दे सकती है। हमने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया इस धरती माता की तबीयत के लिए, जमीन की सेहत के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की चिंता और किसान को ये समझाया कि तुम्हारी जमीन में ये कमी है, ये अच्छाइयां हैं, तुम्हारी जमीन इस फसल के लिए योग्य है, इस फसल के लिए योग्य नहीं है। और किसानों ने धीरे धीरे सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए अपना प्लान करना शुरू किया और जिन जिन लोगों ने प्लान किया है वो मुझे बताते हैं कि साहब हमारा खर्चा करीब 25% कम हो रहा है और हमारे उत्पादन में 30% वृद्धि नजर आ रही है। अभी ये संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे बात पहुंचेगी ये बात आगे बढ़ेगी। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। यह ताकत मेरे देश के किसान में है और इसलिए हमने जल प्रबंधन पर बल दिया है, जल सिंचन पर बल दिया है, जल संरक्षण पर बल दिया है। एक एक बूंद का उपयोग किसान के काम कैसे आए, पानी का महात्म्य कैसे बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, इसको हम बल दे रहे हैं। 90 से ज्यादा सिंचाई की योजनाएं आधी अधूरी ठप पड़ी थी, हमने बीड़ा उठाया है, सबसे पहले उन योजनाओं को पूरा करेंगे और लाखों धरती को सिंचन का लाभ मिले उस दिशा में काम करेंगे। हमने किसान की इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए, क्योंकि किसान को आजकल बिजली की भी जरूरत पड़ती है, पानी चाहिए तो बिजली चाहिए, बिजली महंगी पड़ती है। हमने सोलार पंप की ओर बड़ा काम उठाया है, बड़ी मात्रा में उठाया है। उसके कारण किसान का इनपुट कॉस्ट कम होने वाला है, रिकरिंग एक्सपेंस कम होने वाला है और सोलार पंप घर में होने के कारण बिजली भी अपनी, सूरज भी अपना, खेत भी अपना, खलिहान भी अपना, मेरा किसान खुशहाल भी होगा। अब तक 77,000 सोलर पंप बांटने में हमने सफलता पाई है। भाइयों बहनों, मैं मेरे देश के वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहता हूं। जमीन, पानी, सोलर पंप, साथ के साथ अच्छे बीज की भी जरूरत होती है, अच्छे सीड्स की जरूरत होती है। भारत के वायु को, प्रकृति को अनुकूल हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 131 से ज्यादा नए
कृषि के योग्य बीज तैयार किए हैं, जो हमारे प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने में क्षमता रखते हैं। उसके अंदर जो वैल्यूज है, उस वैल्यूज में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं इन वैज्ञानिकों का भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान को यूरिया चाहिए, खाद चाहिए। एक जमाना था खाद पाने के लिए ब्लैक मार्केटिंग होता था, एक जमाना था खाद पाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती थी, एक जमाना था कि इंसान खाद के अभाव में अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ अपनी फसल देख रहा था। भाइयों बहनों, खाद की कमी ये बीते हुए दिनों का विषय बन गया, इतिहास की गर्क में गया लगाया। आज हमने खाद की कमी, सबसे ज्यादा खाद का उत्पादन करने में हम सफल हुए हैं। भाइयों बहनों, इस खाद के उत्पादन के कारण किसानों को आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद मिलने की संभावना है। उसी प्रकार से हमने फसल बीमा योजना बनाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान को जमीन से लेकर के उत्पादित चीजों तक उसकी रक्षा करना। पहली बार कम से कम प्रीमियम से अधिक से अधिक, और वो भी गारंटी के साथ फसल बीमा योजना देने का काम भाइयों बहनों हमने किया है। हमने फसल के उत्पादन को 15 लाख टन अन्न के संरक्षण के लिए नए गोदामों का निर्माण किया है। हमारे देश में किसान का भला तब होगा जब हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे, और वैल्यू एडिशन की ओर जाने के लिए हमने पहली बार फूड प्रोसेसिंग को विशेष रूप से बल दिया है। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण कृषि आधारित उद्योगों को बल मिलेगा। और कृषि आधारित उद्योगों को जब बल मिलेगा तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि हमारे किसान को, और जो मेरा सपना है 2022 में किसान की इनकम को डबल करना, ये चीजें हैं जिसके द्वारा ये संभव होने वाला है। और उसके लिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक परंपरा बन गई। सरकारों ने अपनी पहचान बनाने के लिए तो बहुत कुछ किया, और हमारे देश का जिस प्रकार का स्वभाव है, एकाध लोकरंजक काम कर दो, एकाध लोक लुभावना काम कर दो, सरकारी खजाने को खाली कर दो, सरकार की एक पहचान बनाने की परंपरा रही है। भाइयों बहनों, मैंने अपने आप को इस मोह से दूर रखने का भरपूर प्रयास किया, और इसलिए एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उस मंत्र को लेकर के हमने एक के बाद एक चीजें और हर रेंज में करने का हमने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमें सरकार की पहचान बनाने से ज्यादा मेरे हिंदुस्तान की पहचान कैसी बने उस पर बल है। दल की पहचान बने या न बने, देश की पहचान बननी चाहिए। देश की पहचान बनेगी तो आने वाली सदियों तक, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक उसका लाभ होने वाला है। और इसलिए हमने सरकार की पहचान को प्राथमिकता नहीं दी है, देश की पहचान को प्राथमिकता दी है। आज हम रेलवे में, आप देखते होंगे हमारा काम की रेंज क्या है। एक तरफ रेल में हम बायो टॉयलेट की भी चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को भी लाने का सपना देखते हैं। हम एक तरफ किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, तो हम स्टार्टअप इंडिया के लिए और कदम उठाते हैं। हम सिंबोलिज्म की जगह पर सब्सटेंस पर बल दे रहे हैं। हम आइसोलेटेड डेवलपमेंट की जगह पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की ओर बल दे रहे हैं। हम एंटाइटलमेंट को से छोड़ करके एम्पावरमेंट पर ध्यान बल दे रहे हैं। और जब देश एम्पावर होता है तो मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में नई योजनाएं घोषित करने से सरकारी पहचान बन जाती है, लेकिन पुरानी योजनाएं
वो ऐसे लुढ़क जाती है। सरकार एक कंटिन्यूटी होती है। अगर पहले की सरकारों ने भी कोई काम किया है तो देश का भला इसमें है कि उसकी कुछ कमियां जरूर दूर करें, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपकी सरकार था, हम नहीं करेंगे तो हमारी सरकारें करेंगे, ये अहंकार लोकतंत्र में नहीं चलता है। और इसलिए हमने सर झुका करके पुरानी सरकारों के काम को भी उतनी ही तवज्जो दी है, और ये हमारी कार्य संस्कृति का परिचायक है। क्योंकि देश अखंड अविरत व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम चलाना चाहते हैं। और उसी के तहत मैंने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं, हर महीने खुद रिव्यू करता हूं, खुद बैठता हूं। आपको हैरानी होगी, 7.5 लाख करोड़ रुपए के करीब 118 प्रोजेक्ट वो किसी न किसी सरकार ने कभी प्रारंभ किए थे, सोचा था, योजना बनाई थी, ऐसे लटके पड़े थे। उनको मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा पूरा करो, इतने रुपये बर्बाद हुए और जोड़ करके काम को पूरा करो। आज वो काम पूरे हो रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया, जिसको मैंने अलग से कहा कि जरा देखिए ऐसे कौन से काम थे जो किसी समय शुरू हुए, कोई 20 साल पहले, कोई 25 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 15 साल पहले लटके पड़े थे। आज जो लोग उस इलाके में रहते हैं उनको पता है, करीब 10 लाख करोड़ रुपए के 270 प्रोजेक्ट ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए जो किसी सरकार ने शिलान्यास किया होगा, किसी ने 1000-2000 करोड़ रुपया लगा दिया होगा, लेकिन बाद में वो मिट्टी में मिलता चला जा रहा था। उसको हमने फिर से काम करने के लिए उस अटकी हुई योजनाओं को, भाइयों बहनों, योजनाओं का अटकना, योजनाओं का डिलेड होना, रुपयों की बर्बादी होना एक प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और उससे हमने पार करने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरियां 2-2 साल लगते थे। ट्रेन जा रही है, ऊपर ब्रिज बनाना है, दोनों तरफ रास्ते बन चुके हैं, 2-2 साल लग जाते थे। भाइयों बहनों, आज वो काम 3 महीना, 4 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की गति हम ले आए हैं। भाइयों बहनों, हम कितना ही काम करें, कितनी ही योजना बनाएं, लेकिन सरकार सुशांत के लिए लास्ट मैन डिलीवरी, आखिरी इंसान को उसका लाभ कैसे मिलता है, उस पर ध्यान देना होता है। भाइयों बहनों, जब नीति साफ हो, नियत स्पष्ट रूप से हो, साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है, और इसलिए निर्णय बेझिझक हो सकते हैं। हमारी सरकार स्पष्ट नीतियों के कारण, साफ नियत के कारण बेझिझक निर्णय करके चीजों को आगे बढ़ाने में और लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दे रही है। हमने देखा है, अगर उत्तर प्रदेश के अखबार देखोगे, हर वर्ष गन्ना किसानों का बकाया, ये हर बार चर्चा में रहता था। शुगर मिल ये नहीं करती, राज्य सरकार ये नहीं करते, गन्ने किसान को ये परेशानी है। हजारों करोड़ रुपयों का बकाया था, हजारों करोड़ रुपया का। हमने इसके पीछे योजनाएं बनाई, पीछे लग गए। लास्ट मैन डिलीवरी, किसान के घर तक पैसा पहुंचना चाहिए। पुराना जो बकाया था, हजारों करोड़ बकाया था, भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं 99.5% पुराना बकाया चुकता कर दिया गया। ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ। इस बार का जो गन्ने का व्यापार हुआ, गन्ना खरीदा गया, आज मैं कह सकता हूं संतोष के साथ, अब तक करीब 95% किसानों को गन्ने का दाम चुका दिया गया है, और 5% भी बचा होगा, आने वाले दिनों में जरूर बच जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, एलपीजी के गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को देने का हमने बीड़ा उठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी गरीब मां को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का अभियान बहुत तेजी से चलाया है। 5 करोड़ गरीब परिवारों को जब गैस का चूल्हा पहुंचेगा, और 3 साल में करने का बीड़ा उठाया, काम चल रहा है।
करीब करीब 50 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, और वो भी सिर्फ पिछले 100 दिन के अंदर ये काम कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हो सकता है 3 साल के पहले भी इस काम को हम पूरा कर लें। लास्ट माइल डिलीवरी, उस पर हम बल देना चाहते हैं। हमारी पोस्ट ऑफिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, मैसेजेस, ऑनलाइन ईमेल, इनके कारण धीरे धीरे पोस्ट इरेलेवेंट हो जाए। डाकघर हमारा जो हमारी एक पहचान है, हमने इस डाकघरों को पुनर्जीवित करना, पुनर्ताकतवर बनाने का। डाकघर गरीब और छोटे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। सरकार का प्रतिनिधि अगर कोई हिंदुस्तान के सामान्य मानवी से प्यार से जुड़ा हुआ होता है तो वो डाकिया होता है। डाकिये को हर कोई प्यार करता है, डाकिया हर किसी को प्यार करता है, लेकिन उस डाकिये की तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमने बैंकों को पेमेंट बैंक, हमारे पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करने की दिशा में काम उठाया है। ये पेमेंट बैंक बनने से एक साथ देश के गांव तक बैंकों का जाल बिठेगा, जनधन अकाउंट का लाभ मिलेगा, और सामान्य मानवी मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है। करप्शन कम हो रहा है। उसमें ये बैंकों का जो पेमेंट बैंक बनाने में पोस्ट ऑफिस का हमारा काम है, उसका लाभ होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में जो भी पीएसयू बनते हैं, वे पीएसयू या तो गड्ढे में जाने के लिए बनते हैं, या तो लुढ़क जाने के लिए बनते हैं, या ताले लगने के लिए बनते हैं, या फिर बेचने के लिए बनते हैं। ये उसका इतिहास रहा है। हमने एक नई कार्य संस्कृति लाने का प्रयास किया है, और आज मैं पहली बार संतोष के साथ कहता हूं, जो एयर इंडिया पूरी तरह बदनाम हुआ करता था, पिछले साल हम एयर इंडिया के हम उसके ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में सफल हुए हैं। बीएसएनएल, सारी दुनिया की टेलीकॉम कंपनियां कमा रही हैं, बीएसएनएल गड्ढे में जा रहा था। पहली बार बीएसएनएल को ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में हमें सफलता मिली है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कभी फायदे में आएगा कि नहीं मानते नहीं थे, आज शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया फायदे में आया है। एक जमाना था बिजली का कारखाना अगले हफ्ते चलेगा कि नहीं चलेगा, कोयला आएगा कि नहीं आएगा, कितने बिजली के कारखाने कोयले के भाव में बंद पड़े, यही खबरें हुआ करती थी। आज कोयला बिजली के कारखाने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, महीनों तक जितनी चाहिए उसके दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, इस काम को हमने किया है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे देश में बड़े बड़े करप्शन की चर्चाएं तो होती है, लेकिन करप्शन समाज में निचले स्तर तक इस प्रकार से गरीब आदमी को लूटता रहा है, इस प्रकार से पैसे बर्बाद होते रहे, ये मैंने भली भांति देखा है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को सरकारी योजनाओं से जोड़ा, और सरकारी योजनाओं के कारण भाइयों बहनों, एक समय था जब हम ये देख रहे हैं भाई विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था हो, माइनॉरिटी के लिए कोई व्यवस्था हो, सरकारी खजाने से पैसे जाते थे, लाभार्थियों की सूची भी आती थी। लेकिन जब हमने जरा गहराई से देखा तो हमारे ध्यान में आया कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ है इस दुनिया में, जिसने जन्म नहीं लिया, ऐसे लोग भी सूची में हैं और इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये बिचौलिए अरबों खरबों रुपया निकाल देते थे और कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। इस आधार व्यवस्था के तहत हमने ऐसी सारी बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया, और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपया जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ, और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी, उस दिशा में हमने काम किया है और आज उसको हमने पहुंचाया है। ट्रांसपेरेंसी का बल, कोयले का करप्शन कौन नहीं जानता है। आज कोयले की नीलामी, कोई आरोप नहीं, दाग नहीं, और हिंदुस्तान में राज्यों को आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोयला निकलता जाएगा
लाखों रुपए की कमाई होती जाएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी एक जमाना था, आक्षेपों के घेरे में फंसी पड़ी थी। हमने ऑनलाइन उसका ऑक्शन किया और आज देश का खजाना भी भरा, स्वस्थ कंपटीशन भी हुई और उसके कारण देश का लाभ हुआ। भाइयों बहनों, आज का विश्व एक ग्लोबल इकोनॉमी का युग से गुजर रहा है। आज हर देश इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। आर्थिक विषयों से पूरा विश्व एक प्रकार से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। हम हमारे देश में कितनी ही प्रगति करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें वैश्विक इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल एरेना को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को भी वैश्विक मानकों में खरा उतारना पड़ेगा, उसकी बराबरी से लाना पड़ेगा। तब जाकर के हम रिलेवेंट रहेंगे, तब जाकर के हम अपना योगदान दे पाएंगे और तब जाकर के वक्त आने पर हम विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व भी कर पाएंगे। और इसलिए हमें अपने आप को हर पल सज्ज करना पड़ेगा। अगर अपने आप को सज्ज करना है तो वैश्विक मानकों के साथ हमने ताल मिलाना होगा। पिछले दिन आप लोग देखा होगा, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, दुनिया में जितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, सबने भारत की प्रगति को सराहा है। भारत के एक के बाद एक निर्णयों के कारण कानूनी सुधार, व्यवस्था में सुधार, अप्रोच में बदलाव, इन चीज को दुनिया बराबर देख रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने बहुत तेजी से हमारा रैंकिंग में सुधार किया है। विदेश निवेश के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में हमारे देश में आज दुनिया के अंदर अगर सबसे पसंदीदा कोई देश है तो हिंदुस्तान बन गया है। विकास दर में देश की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी हमने ग्रोथ रेट की दुनिया में, जीडीपी में हमने पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था ने अभी अनुमान लगाया है कि भारत आज आने वाले 2 साल में क्या होगा। उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो भारत आज इस अर्थव्यवस्था के दायरे में 10वें नंबर पे खड़ा है, उन्होंने यूएन के इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2 साल के भीतर भीतर वे 10वें नंबर से 3रे नंबर पर आ जाएंगे। भाइयों बहनों, वैश्विक मानकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी बातों का भी आज लेखा जोखा होता है। दुनिया के समृद्ध देशों के साथ तुलना होती है। भाइयों बहनों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के इस लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में एनालिसिस करके अभी कहा है, पहले से भारत 19 रैंक ऊपर चला आया है और भारत बहुत तेजी से ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में जिस प्रकार से हम एक वैश्विक संदर्भ में भी एक गतिशील और प्रेडिक्टेबल अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी जो जीएसटी का कानून पास हुआ, वो भी उसमें एक ताकत देने वाला काम हुआ है और वो सभी दल उसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, एक अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते हैं, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजाग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है। जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। हमने महिलाओं को लाभ हो उस प्रकार के बीमा योजनाओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, उसके कारण उनको फायदा होने वाला है। हमने इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना, क्योंकि माताओं बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण और एक हेल्थ की भी सशक्तिकरण, अगर ये 2 काम कर लिए, शिक्षित कर लिया,
आप मान के चलिए, घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुद्रा योजना, मुझे खुशी हुई, मुद्रा योजना का लाभ 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने लिया। और उसमें अधिकतम नए लोग थे जो बैंक के दरवाजे पर पहुंचे। उसमें भी 80% करीब SC, ST, OBC के थे। और उसमें भी बैंक में, मुद्रा बैंक में लोन लेने वाली 80% महिलाएं हैं। ये महिलाएं कैसे आर्थिक विकास में योगदान करेंगी, इसकी ओर आप जान देते हैं। भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते हमने निर्णय किया, जो हमारी माताएं बहनें आज विकास यात्रा में भागीदार बनी हैं, लेकिन प्रसूति के बाद उसको छुट्टी चाहिए। पहले वो छुट्टी कम मिलती थी, अब हमने ये छुट्टी 26 हफ्ते की कर दी है, ताकि मां अपने बेटे का लालन पालन भी कर सके। हमारे यहाँ बुनकर, टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग, इनको जो धागा बनाते हैं, धागा का लच्छा बनाते हैं, पहले उनको 100 रुपया मिलता था, हमने उसको 190 रुपया कर दिया, ताकि मेरी वो माँ, मेरी वो बहन जो तार बनाने का काम करती है, उसको एक ताकत मिलेगी। जो सिल्क के काम में लगी हुई माताएं बहनें हैं, जो बुनकर लगे हैं, उनके दाम में हमने 50 रुपया प्रति मीटर बढ़ा दिया। और ये फैसला किया कि ये 50 रुपया व्यापारी को नहीं जाएगा, दलाल को नहीं जाएगा, बिचौलियों को नहीं जाएगा। जिस बुनकर ने उस सिल्क पे काम किया है, प्रति मीटर 50 रुपया सीधा उसके खाते में आधार के द्वारा जमा हो जाएंगे। मेरा बुनकर सशक्त बनेगा। उस दिशा में हमने योजनाएं ली हैं और उस योजनाओं का प्रभाव छोड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब रेल को देखते हैं, डाकघर को देखते हैं, तो हमें भारत की एकता भी नजर आती है। हम जितना ज्यादा भारत को जोड़ने वाले प्रकल्पों को आगे बढ़ाएंगे, हमारी व्यवस्थाओं में बदलाव लाएंगे, देश की एकता को बल देगा। और इसलिए हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है। अब वो मजबूर नहीं होगा कि अपने खेत से 10 किलोमीटर की दूरी की मंडी पर मजबूरन माल देना पड़े, सस्ते में देना पड़े और उसकी मेहनत की कमाई ना हो। अब देश भर में इनाम के द्वारा एक ही प्रकार की मंडी का नेटवर्क खड़ा हो रहा है। जीएसटी के द्वारा टैक्सेशन का एक प्रकार से एक समानता का, समान व्यवस्था का परिणाम आने वाला है, जो भारत जोड़ने का भी एक काम करेगा। हमने बिजली में, आपको हैरानी होगी, एक इलाके में बिजली रहती थी, कोई लेने वाला नहीं था, और दूसरा इलाका बिजली के लिए तड़पता था, अंधेरे में जीता था, कारखाने बंद हो जाते थे। और उसको बदलाव लाने के लिए वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस, उसमें हमने सफलता पाई है। और बहुत तेजी से, जो कभी गर्मी में 10 रुपया यूनिट का दाम देना पड़ता था, मैं पिछले दिनों तेलंगाना गया था, उस दिन 1 रुपया 10 पैसा दाम था, जो कभी 10 रुपया हुआ करता था। ये वन प्राइस का परिणाम देश को जोड़ने के लिए काम होता है। हमारे देश का मजदूर एक जगह पे काम करता है, 1-2 साल के बाद नौकरी बदलता है, ईपीएफ में उसका पैसा कटता है, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं होता था। और आपको हैरानी होगी, जब मैं सरकार में आया, मेरे देश के मजदूरों के 27,000 करोड़ रुपया ईपीएफ में पड़े थे। कोई गरीब मजदूर लेने वाला नहीं था, क्योंकि उसको इस पद्धति नहीं थी। हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया हमारे मजदूरों को, और उसके कारण अब उसके पैसे वो जहां जाएगा, ईपीएफ का फंड ट्रांसफर होगा, मजदूर जब रिटायर्ड होगा तो उसके रुपये उसके हाथ जाएंगे, किसी सरकारी खजाने में सड़ते नहीं पड़े रहेंगे। उस काम को हमने किया है। चाहे भारत माला हो, चाहे सेतु भारतम हो, चाहे भारत नेट हो, ऐसे अनेक प्रकल्पों को हमने बल दिया है। इन सारे प्रकल्पों का हमारा उद्देश्य
भारत को जोड़ने की दिशा में भी हो, भारत के आर्थिक विकास की दिशा में भी हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वर्ष अनेक प्रकार से महत्व का है। देश दक्षिण के संत श्रीमान रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहा है। देश महात्मा गांधी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी जिनको 150वीं जयंती मना रहा है। देश गुरु गोविंद सिंह जी के 350 सालवीं जयंती मना रहा है। देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष मना रहा है। आज जब मैं रामानुजाचार्य जी को याद करता हूं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1000 साल पहले आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं तो रामानुजाचार्य जी संत पुरुष, उन्होंने देश को क्या संदेश दिया था। रामानुजाचार्य कहते थे, भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। उम्र जाति के कारणों की वजह से किसी का भी अनादर मत करो, हर किसी का सम्मान करो। जो बात गांधी ने कही, जो बात आंबेडकर ने कही, जो बात रामानुजाचार्य ने कही, जो भगवान बुद्ध ने कही, जो हमारे शास्त्रों ने कही, जो हमारे सभी आचार्य महंतों गुरुओं ने, शिक्षकों ने कही, वो है हमारे सामाजिक एकता की। समाज अगर टूटता है, साम्राज्य बिखरता है, ऊंच नीच में बढ़ जाता है, स्पृश्य अस्पृश्य में बच जाता है, तो भाइयों बहनों वो समाज कभी टिक नहीं सकता है। बुराइयां हैं, सदियों पुरानी बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयां अगर पुरानी है तो उपचार भी जरा ज्यादा कठोरता से करने पड़ेंगे, ज्यादा संवेदनशीलता से करने पड़ेंगे। होती है चलती है से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये दायित्व 125 करोड़ देशवासियों का है। सरकारों ने, समाज ने मिलकर के समाज में जो टकराव की स्थितियां पैदा होती है उसमें से हमने निकलना होगा। और भाइयों बहनों, हम सबको सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना होगा। हमने सबने अपने व्यवहार से सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठना होगा। हर नागरिक को उठना पड़ेगा और तभी जाकर के हम सशक्त हिंदुस्तान बना सकते हैं। सशक्त हिंदुस्तान सशक्त समाज के बिना नहीं बन सकता है। सिर्फ आर्थिक प्रगति सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी नहीं है। सशक्त समाज सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी है। और सशक्त समाज बनता है सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर। सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर ही सशक्त समाज निर्माण होता है। और इसलिए हमारा सबका दायित्व है कि सामाजिक न्याय पर हम बल दें। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे आदिवासी भाई हो, ग्रामवासी हो या शहरवासी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो, 125 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है और उसी दिशा में हमें आप काम करना है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व का ध्यान भारत की उस बात पर जाता है कि भारत एक युवा देश है। 800 मिलियन 65% जनसंख्या जिस देश के पास 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश अपनी युवा शक्ति के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए समय की मांग है। आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे थे, जो महात्मा गांधी की भी विचार थे कि आखिरी मानवीय का कल्याण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के विचार को लेकर के चले थे। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की
पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्रवर्ती विचार था। आखिरी व्यक्ति के विचार में वो कहते थे, हर नौजवान को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, हर नौजवान को अपने सपने साकार करने के लिए अवसर होना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए, देश के 100 मिलियन युवाओं के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। जिस प्रकार से सड़क बढ़ रही है, देश में सबसे ज्यादा गाड़ियों का उत्पादन हो रहा है, देश में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात हो रहा है, देश में 50 से ज्यादा नई मोबाइल की फैक्ट्रियां लगी हैं। ये सारी बातें नौजवानों के लिए अवसर देती है। अगर 2 करोड़ टॉयलेट बनते हैं तो उसने किसी न किसी को रोजगार दिया है। कहीं से सीमेंट लिया है, कहीं से लोहा लिया है, कहीं से लकड़ी का काम हुआ है। काम का व्याप जितना बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। आज हमने उस दिशा में बल दिया है। उसी प्रकार से कोटि कोटि युवकों को हाथ में हुनर हो, स्किल डेवलपमेंट को मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हमने एक ऐसा कानून बदला, दिखने में बहुत छोटा है, मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। हमने राज्यों को एडवाइजरी भेजी है कि क्या कारण है कि बड़े बड़े मॉल तो 365 दिन चले, रात को 12 बजे तक चले, लेकिन गांव में एक छोटा सा दुकान चलाने वाले को शाम के बाद दुकान बंद कर दी। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुकान चलाता है, उसको 365 दिन मौका देना चाहिए। क्या कारण है हमारी बहनों को रात को काम करने का अवसर न दिया जाए? हमने कानूनन व्यवस्था की है, रात को भी हमारी बहनें काम पर जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा का और व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए, लेकिन काम का अवसर मिलना चाहिए। ये चीजें हैं जो रोजगार बढ़ाने वाली चीजें हैं। और भाइयों बहनों, हमारी इस दिशा में कोशिश है कि हम करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, हम वे इंसान हैं, ये वो सरकार है। हम चीजों को टालने में विश्वास नहीं करते, हम टालना नहीं टकराना जानते हैं। और इसलिए जब तक हम समस्याओं को सामने होकर के भिड़ते नहीं होता है। हमारे देश में, मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवान, आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। कोई मेरा जवान सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, कोई कभी अपनी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को भी नहीं मिल पाता होगा। फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ। हम क्यों भूल जाए उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करना का है। और कई वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला लटका पड़ा था। हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में। हमने उसको पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी। इस काम को किया। हमारे देश के लोगों की भावना थी। नेताजी सुभाष बाबू की फाइलें लोगों के सामने खुले। आज मैं सर झुका करके कहता हूं कि जो काम असंभव था, टालने में टाला जा रहा था, जो भी होगा, हमने उस फाइलों को खोलने का निर्णय कर दिया। परिवार को बुला करके फाइलें रख दी और वो निरंतर प्रक्रिया आज भी जारी है। दुनिया के देशों को भी मैंने कहा है कि आपके यहाँ जो फाइलें हैं, आप उसको खोलिए, दीजिए। हिंदुस्तान को सुभाष बाबू और भारत के इतिहास को जानने का हक है। उस दिशा में हमने काम किया। बांग्लादेश, जिस दिन हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, तब से लेकर के सीमा विवाद चले हैं। बांग्लादेश बना, तब से हमारा सीमा विवाद चला है। कई दशक चले गए। भाइयों बहनों, सभी दलों ने मिलकर के भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद का निपटारा कर दिया। संविधान में भी हमने बल दे दिया। भाइयों बहनों, मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है, फ्लैट लेना चाहता है, लेकिन बिल्डरों की जमात बड़ा अच्छा प्रिंटेड बुकलेट दिखाते हैं, वो भी बेचारा उसमें जुड़ जाता है। उसको टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं, पैसे देता रहता है, समय के अंदर मकान नहीं मिलता है। जो कहाँ गया वो मकान नहीं मिलता है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के जीवन में एक बार ही तो मकान बना होता है, पूरी पूंजी लगा देता है। भाइयों बहनों,
हमने रियल एस्टेट बिल ला करके नकेल डाल दी है ताकि मध्यम वर्ग का परिवार, जो भी व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता होगा, आज उसको कोई रुकावट नहीं आएगी। इन कामों को करने की दिशा में हमने काम किया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, श्रीमद राजचंद्र जी जिनकी 150वीं जयंती है, महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और श्रीमद राजचंद्र जी के साथ जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब भी श्रीमद राजचंद्र जी के साथ पत्र व्यवहार करते थे। एक पत्र में श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी के साथ हिंसा और अहिंसा की चर्चा की थी और राजचंद्र जी कह रहे थे, जिस समय हिंसा का अस्तित्व रहा है उसी समय से अहिंसा का भी सिद्धांत है। दोनों में अहम यह है कि हम किसे महत्व देते हैं या फिर इनमें किसका उपयोग मानव हित में हो रहा है। भाइयों बहनों, हिंसा अहिंसा की चर्चा हमारे देश में बहुत स्वाभाविक है। मानवता हमारी रगों में है। हम एक महान विराट संस्कृति के लोग हैं। यह देश विविधताओं से भरा हुआ है, रंग रूप से भरा हुआ है। ये भारत मां का गुलदस्ता ऐसा है जिसमें हर प्रकार की खुशबू है, हर प्रकार के रंग है, हर प्रकार के सपने हैं। भाइयों बहनों, विविधता की एकता ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एकता का मंत्र हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, जिस देश की 100 से ज्यादा भाषाएं हो, सैकड़ों बोलियां हो, अनगिनत पहनाव हो, अनगिनत जीवन पद्धतियां हो, उसके बाद भी सदियों से यह देश एक रहा है, उसका मूल कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम सम्मान देना जानते हैं, हम सत्कार करना जानते हैं, हम समावेश करना जानते हैं। इस महान परंपरा को लेकर के हम चले हैं और इसलिए हिंसा और अत्याचार को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। अगर भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत को सपनों को पूरा करना है, तो हमारे लिए हिंसा का मार्ग कभी काम नहीं होगा। आज कहीं जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40 हो गया। ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, यह देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा। यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुका नहीं। लेकिन मैं उन नौजवानों को कहता हूं, अभी भी समय है, लौट आइए, अपने मां बाप के सपनों की ओर देखिए, अपने मां बाप की आशा आकांक्षाओं की ओर देखिए, मुख्य धारा में आइए, एक सुख चैन की जिंदगी जिए। हिंसा का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता है। भाइयों बहनों, हम जब विदेश नीति की बातें करते हैं, मैं उसका लंबा चौड़ा जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन हमने शपथ लिया था, 60 देशों के नेताओं को बुलाया था। हमारा संदेश साफ था कि हम सभी देश, अड़ोस पड़ोस के हम सभी देश, हम सबकी एक सामान्य कॉमन अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारा सबसे बड़ी कॉमन चुनौती है गरीबी। आओ हम मिलकर के गरीबी से लड़े। अपनों से लड़ाई लड़के हम तबाह तो हो चुके हैं, लेकिन अगर गरीबी से लड़ेंगे तो हम तबाही से निकल करके समृद्धि की ओर चल पड़ेंगे। और इसलिए मैं सभी पड़ोसियों को गरीबी से लड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। हमारे देश के नागरिकों को, हर देश के नागरिकों को गरीबी से मुक्ति दिलाना, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती।
गरीबी से आजादी, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती है। हमारा कोई भी पड़ोसी देश का नागरिक जब गरीबी से आजाद होगा तब हिंदुस्तान कितनी खुशी अनुभव करेगा, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश का गरीब गरीबी से आजादी पाता हो। भाइयों बहनों, मानवता की प्रेरणा से पले बड़े लोग कैसे होते हैं और आतंकवाद को पुरस्कार देने वाले लोग कैसे होते हैं, मैं विश्व के सामने दो चित्र रखना चाहता हूं, दो घटनाएं उनके सामने रखना चाहता हूं और मैं विश्व को कहता हूं, मानवता में विश्वास करने वाले लोगों को कहता हूं कि जरा तराजू से तोल के देखिए। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया। घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी। निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था। ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था। निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। यह हिंदुस्तान, संसद की आंखों में आंसू थे। भारत की हर स्कूल रो रही थी। भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा, यही है हमारी मानवता। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी। इतना मेरे लिए काफी है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम आजादी का 70 साल मना रहे हैं, तब देश में स्वतंत्र सैनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन स्वतंत्र सैनिकों का योगदान रहा है, तो आज मैं इन सभी मेरे श्रद्धेय स्वतंत्र सैनिक परिवारजनों को, जो उनको सम्मान राशि मिलती है, जो पेंशन मिलता है, उस पेंशन में 20% की वृद्धि करने का सरकार निर्णय कर रही है। जिस स्वतंत्र सेनानी को अगर पहले 25,000 रुपये मिलते थे, तो अब उसको 30,000 रुपया मिलेंगे। और हमारे इन स्वतंत्र सेनानियों के त्याग और बलिदान को एक छोटा सा, एक मेरा पूजा अर्चन का प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारे देश के आजादी के इतिहास की बातें होती हैं तो कुछ लोगों की तो चर्चा बहुत होती है, कुछ लोगों की आवश्यकता से अधिक होती है, लेकिन आजादी में जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों का योगदान अप्रतिम था।
वो जंगलों में रहते थे। बिरसा मुंडा का नाम तो शायद हमारे कानों पे पड़ता है, लेकिन शायद कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया हो। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं है। सरकार की एक इच्छा है, योजना है, आने वाले दिनों में उन राज्यों में इन स्वतंत्र सेनानी जो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, अंग्रेजों से जूझते थे, झुकने को तैयार नहीं थे, उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए, इन वीर आदिवासियों को याद करते हुए एक स्थायी रूप से म्यूजियम बनाने के लिए जहां जहां राज्य के अंदर कोई एकाध जगह हो सकती है जहां सबको समेट करके बड़ा म्यूजियम बनाया जा सकता है, और ऐसे अलग अलग राज्यों में म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, महंगाई में कुछ चीजों की चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि गरीब के घर में अगर बीमारी आ जाए तो उसकी पूरी अर्थरचना समाप्त हो जाती है। बेटी की शादी तक रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर अटक जाती हैं, कभी शाम को खाना भी नहीं मिलता है। आरोग्य सेवाएं महंगी होती जा रही है, और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे इन परिवारों के आरोग्य के लिए सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। हम ये योजना लेकर के आए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे किसी गरीब परिवार को आरोग्य की सेवाओं का लाभ लेना है तो वर्ष में 1 लाख रुपये तक का खर्च भारत सरकार उठाएगी, ताकि मेरे गरीब भाइयों को इन आरोग्य की सेवाओं से कारण वंचित रहना न पड़े, उनके सारे सपने चूर चूर न हो जाएं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी के इस पावन पर्व में एक नया संकल्प, नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आओ हम चल पड़े। हमारे लिए जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, उनसे प्रेरणा पा करके, आजादी के लिए जीने वाले के लिए प्रेरणा पा करके, देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिल रहा है, लेकिन देश के लिए जीने का मौका जरूर मिल रहा है। हम देश के लिए जी करके दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने दायित्वों को भी निभाएं, औरों को दायित्व के लिए प्रेरित भी करें। एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक दिशा, एक मंजिल, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार महापुरुषों को नमन करते हुए, जल थल नभ में हमारी रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले हमारे पुलिस के नौजवान 33,000 की शहादत को नमन करते हुए, मैं देश के भविष्य की ओर सपनों को देख करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए आज लाल किले की प्राचीर से आप सबको पूरी ताकत से मेरे साथ बोलने के लिए कह रहा हूं, भारत माता की आवाज, आवाज दुनिया के हर कोने में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।